अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज हम इश्यूज इन पाकिस्तान इकॉनमी अकबर जैदी की बुक का जो फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चर वाला, उसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जितने क्रिटिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें प्राइसिंग पॉलिसी वाला जो इशू था वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम बाकी जितने रिमेनिंग इश्यूज हैं वो हम कवर करेंगे। सबसे पहला इशू जो आज कवर करेंगे वो है मैकेनाइजेशन का। ठीक है, मैकेनाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रैक्टराइजेशन बेसिकली, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में बहुत एक अहम रोल प्ले करते हैं। मैकेनाइजेशन इन पाकिस्तान हैड लेट स्टार्टेड विद स्लो प्रोग्रेस। ठीक है, बेसिकली मैकेनाइजेशन जो पाकिस्तान में स्टार्ट हुई वो एट द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पे स्टार्ट हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ना आई तो हमारी जो सर्वाइवल है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस की गई इकॉनमी में, और उसमें हैवी यील्ड के जो ट्रैक्टर्स थे हैवी पावर के, वो इंपोर्ट किए गए दूसरे कंट्रीज से, और उनको जो है वो पंजाब के डिफरेंट एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसमें सस्टेनेबिलिटी जो है अटेन की जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग मैकेनाइजेशन बिकॉज, अच्छा अब गवर्नमेंट जो है उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो मैकेनाइजेशन की पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। क्यों रिस्ट्रिक्ट कर रही थी? क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक हमारा मेन जो उस टाइम पे डोनर भी था, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो उस टाइम पे इतनी स्टेबल नहीं थी, तो वर्ल्ड बैंक हमारा उस टाइम पे डोनर था, और वर्ल्ड बैंक के जो एडवाइस थी वो ये थी कि जो स्मॉल फार्म्स हैं उनके अंदर हमें ट्रैक्टर्स या उसके अंदर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी तो जो मैन पावर है उसकी यूटिलाइजेशन वहाँ पे कम हो जाएगी, और लेबर फोर्स जो है जो ऑलरेडी अनस्किल्ड है तो वो अनएम्प्लॉय हो जाएगी। इसलिए इस तरह से इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो पहले ही लो है वो बिलो द एवरेज चला जाएगा, और पावर्टी जो है इंक्रीज हो जाएगी इकॉनमी में। तो ये बेसिकली मोटिव था मैकेनाइजेशन पॉलिसी को एग्रीकल्चर सेक्टर में इंट्रोड्यूस ना करवाने का। मैकेनाइजेशन जो है उससे क्या हुआ कि जब मैकेनाइजेशन आई ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, यानी ट्रैक्टर्स हम लेकर आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आए फार्म्स में, तो उससे हमने ऑब्जर्व किया कि जो पहले की प्रेडिक्शन थे उससे वाइस वर्सा रिजल्ट्स आए। ठीक है, हमारी इनकम जो है फार्म की या फार्मर्स की जो इनकम है वो अच्छी हुई। ठीक है, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा हुई, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज़्यादा जनरेट हुई। टोटल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्रीज हुई 9.8 मिलियन से 14.6 मिलियन 1965 से 1986 के पीरियड में। अब जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स थे वो भी तकरीबन 400% इंक्रीज हुए। 1975 से अगर 86 की बात करें तो 400% जो है इंक्रीज आया था ट्रैक्टर्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी में। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो है ट्रैक्टराइजेशन प्रोसेस का वो ये है कि उस टाइम पे जो ट्रैक्टर यूज़ हो रहे थे वो बहुत हैवी टाइप के ट्रैक्टर्स थे, जो कि हैवी जिनके अंदर मोटर्स लगी हुई थी, और वो हैवी काम करने के लिए यूज़ होते थे। तो वो सिर्फ उन ट्रैक्टर्स को हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में यूटिलाइज नहीं किया, बल्कि उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी और दूसरे डिफरेंट काम करने के लिए भी उन ट्रैक्टर्स को यूटिलाइज किया गया। क्योंकि जो रूरल एरियाज थे और उनके बीच में, और जो अर्बन एरियाज थे उनके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, रोड्स नहीं थी, रेलवे ट्रैक्स वगैरह नहीं थे, तो उन ट्रैक्टर्स को यूज़ किया गया ताकि सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, और इसके साथ साथ डिगिंग का जो प्रोसेस है या डिफरेंट और तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लेटेस्ट जो टूल्स होते हैं ट्रैक्टर्स के साथ उनको यूज़ करके उनसे काम लिया गया। उसके बाद एक और जो मसला आया वो था ओनरशिप ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, जो ओनरशिप ऑफ ट्रैक्टर थी वो इज इन द मिडल रेंज फ्रॉम मिडल रेंज फार्म साइज। ठीक है, मिडल जो रेंज के फार्म साइज थे, यानी 40 से 50 एकड़ का जो जिसके पास जमीन का हिस्सा था उसकी ओनरशिप में ट्रैक्टर था उस टाइम पे। ठीक है, दे वर द कैपिटलिस्ट फार्मर्स हु प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर इट वॉज ऑब्जर्व दैट ट्रैक्टर्स ओनरशिप इंक्रीज द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। ट्रैक्टर की ओनरशिप से क्या हुआ कि लोगों ने अपनी जो लैंड होल्डिंग्स थी उनके साइज इंक्रीज करने शुरू कर दिए, क्योंकि ट्रैक्टर जब इन्होंने यूटिलाइज किया तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हुई,
उनकी इनकम ज़्यादा जनरेट हुई, और इनकम के ज़्यादा जनरेट होने से उन्होंने जो है अपने लैंड्स को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, और मजीद लैंड जो है वो खरीद के अपने लैंड के अंदर उसकी एडिशन करनी शुरू कर दी। Increase in total lease from poor and middle peasants and cultivation by the landlords at the expense of sharecroppers. गवर्नमेंट जो है उस टाइम पे उसने रियलाइज किया कि ये जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वुड नॉट बी एबल टू बाय इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स। वो क्योंकि उस टाइम पे इतने पावरफुल नहीं थे, तो जो है वो उनकी इनकम या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था कि वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करें ट्रैक्टर्स के ऊपर। इसलिए गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे जो सब्सिडाइज्ड प्राइसेस हैं उसकी ट्रैक्टर्स की, वो इंट्रोड्यूस की। अर्ली 1890s में स्मॉल और मीडियम फार्मर जो थे उन्होंने ट्रैक्टर्स खरीदना शुरू कर दिए, ठीक है। और किस तरह से ट्रैक्टर खरीदना शुरू कर दिए, डिपेंड, उन्होंने लोन्स लेने शुरू किए, जो इंस्टीट्यूशन थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए थे, उन्होंने लोन लिए और ट्रैक्टर्स खरीदे। और इसके अलावा उनके दूसरा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो रेमिटेंसेस था। ये जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया कि लेटर कंट्रीब्यूट टू अर्थ मूविंग ऑपरेटिंग इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड्स। ट्रैक्टर्स वर मेनली यूज्ड फॉर लैंड प्रिपरेशन, ठीक है। ये ट्रैक्टर जो थे वो किस लिए मेनली यूज हो रहे थे, लैंड की प्रिपरेशन के लिए एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। लेबर की प्रोडक्टिविटी के लिए भी यूज हो रहे थे और लैंड की प्रिपरेशन के लिए भी, एंड वाज हायर ऑन ट्रैक्टर फार्म्स एज कंपेयर टू अदर ट्रैक्टर फार्म्स। अब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का मसला, सबसे पहले ट्रैक्टराइजेशन का हमने मसला देख लिया। अब दूसरा मसला जो था वो इनकम टैक्स का मसला था। अब टैक्सेशन जो होता है वो एक इकोनॉमिक इशू होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डील कर रही होती है विद इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू, क्योंकि टैक्स जो है वो बेसिक सोर्स होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करने का, ठीक है। और विद बजट, और गवर्नमेंट जो है वो उसका अगर वो रेवेन्यू ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में जनरेट नहीं होते तो गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट का को फेस करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस करने होते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए भी, और दूसरा अपने एक्सपेंसेस को भी चलाना होता है। इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल इशू, एक तरह से ये पॉलिटिकल इशू भी है। कैसे, जहाँ पे जो कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि वो चाहती हैं कि टैक्स लगना चाहिए, और कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि वो कहती हैं कि जो रिस्ट्रेन करती हैं कि टैक्स को ना लगाया जाए, ठीक है। इशू ऑफ एग्रीकल्चर टैक्सेशन, आर्गुमेंट्स जो है वो अगेंस्ट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर अगर हम देखें तो क्या थे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बोथ टैक्स कलेक्टर्स और टैक्स पेयर्स, क्योंकि जो फार्मर की इनकम होती है बेसिकली वो हर साल एक जितनी नहीं होती, ठीक है। और वो प्री डिफाइंड भी नहीं होती। वो तो जब क्रॉप को वो हार्वेस्ट करता है और फिर उसको मार्केट में जाके बेचता है, ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो इनकम, और वो ज़रूरी नहीं है कि एक स्लॉट में इनकम उसकी उसको मिल जाए, वो डिफरेंट स्लॉट्स में उसको मिल सकती है, ठीक है। तो जो फार्मर की बेसिक इनकम है उसको आइडिया लगाना है कि कितनी इनकम है, उसको काफ़ी टैक्स बायर के लिए, पेयर के लिए, और जो टैक्स कलेक्टर है उनके लिए, दोनों के लिए डिफिकल्ट होता है। फार्मर्स डू नॉट मेंटेन देयर अकाउंट्स, ठीक है, वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते, वो कॉस्ट को भी मेंटेन नहीं कर सकते। किसी टाइम पे सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आ जाते हैं और अनफेवरेबल आ जाते हैं जो क्रॉप्स के लिए, तो उनको कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। और किसी टाइम पे उनको जो है वो बहुत फेवरेबल कंडीशन होते हैं, टाइमली बारिशें होती हैं, तो उनको एक्स्ट्रा पानी भी कहीं से लेकर नहीं लगाना पड़ता अपनी फसल को। तो डिफरेंट कंडीशंस की बेस के ऊपर कॉस्ट उनकी डिपेंड करती है। तो therefore it is difficult to access their net income। तो जब नेट इनकम का आइडिया नहीं होगा तो उनके ऊपर इनकम टैक्स किस लगाना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है। नंबर ऑफ द फार्मर इज़ वेरी लार्ज एंड स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। इसी तरह जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है अमाउंट में, ठीक है, और डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन रिमोट एरियाज वेयर एक्सेसिबिलिटी जो है वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट एजेंट्स जो हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे डिफ़िकल्ट है, ताकि वो उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकें, और यहाँ उनके पूरी इनकम जो उनकी इनकम शीट है या उनको एक इनकम अकाउंट है उनको उसको वो एनालाइज कर सकें। इट इज़ टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस टू कंडक्ट दैट टू कॉन्टैक्ट द टैक्स पेयर, ठीक है। अब एक ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होगा कि अगर हर फार्मर को एनालाइज किया जाए और उसको डीपली देखा जाए कि उसकी कितनी कॉस्ट लगी किस किस दिन के ऊपर, और फार्मर्स बेसिकली खुद भी जो है वो अपनी इनकम का या अपनी कॉस्ट का ट्रैक आउट नहीं रखते, तो ये बहुत ज़्यादा एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। एग्रीकल्चर इनकम इज़ अनसर्टेन, ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो बेसिकली अनसर्टेन होती है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अथॉरिटीज़ टू
कीप ट्रैक ऑन दैम। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है वो इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अब अगर फेवर में हम देखें, इनकम टैक्स के फेवर में जो लोग हैं कि जो कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होना चाहिए, वो कहते हैं कि इट इज अनफेयर टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम टैक्सेशन। कि अनफेयर है कि अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की इनकम से तो टैक्स ना लें, लेकिन जो है नॉन एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज करते हैं लोग, ठीक है, उनसे आप उनकी जो इनकम है उससे आप टैक्स लेने लग जाएं, ठीक है। तो ये एक अनफेयर है, अनबाइसनेस है, ठीक। सॉरी, बाइस्ड जो है वो आपके मीन्स है इस तरह से। जस्ट लाइक द सेक्टर इनकम बिलो सर्टेन लेवल शुड बी एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। जिस तरह दूसरे सेक्टर्स में होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ अगर आपकी इनकम है यानी फॉर एग्जांपल 50,000 अगर आपकी इनकम है, तो आपको अगर 50,000 और अबव है तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ता है, और अगर 50,000 से बिलो आपकी इनकम है तो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इसी तरह वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यही चीज़ होनी चाहिए कि एक सर्टेन अमाउंट पे तो टैक्स लगे, लेकिन उससे ऊपर जो है उससे नीचे अगर किसी की इनकम है तो उससे उस पर टैक्स ना लगे, क्योंकि वो उसको फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी में ले जाएगी फार्मर को। देयर इज अ कंसिडरेबल एवियन ऑफ इनकम टैक्स बाय दोज हैविंग बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इनकम्स, ठीक है। और वो कहते हैं कि उन ऐसे लोग जिनके पास दोनों तरह के मीन्स ऑफ इनकम है, यानी एग्रीकल्चरल भी है, फॉर एग्जांपल वो खेती बाड़ी भी बंदा करता है और वो साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब भी करता है, या कहीं और भी उसकी कोई एक्टिविटीज़ हैं, कोई आर्ट्स और क्राफ्ट्स की चीज़ें भी बना के बेचता है, तो उसकी इनकम बेसिकली नॉन एग्रीकल्चरल भी होगी, तो उससे उसकी इनकम के मुताबिक जो है वो टैक्स लेना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का इशू, वो है वाटर क्राइसिस। वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अगर क्रॉप को सही वाटर नहीं लगेगा, टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं होगी फ्रेश वाटर की, तो क्रॉप जो है उसकी क्वांटिटी भी उतनी नहीं रहेगी और क्वालिटी वाइज भी वो खराब रहेगी, ठीक है। गुड डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम जो है इज कंसीडर एज अ बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर सिस्टम सेक्टर। अब अगर गुड एक आपके पास इरिगेशन सिस्टम है इकोनॉमी के अंदर, तो वो आपकी एज अ बैकबोन कंसीडर किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ वाटर सोर्सेज वाज अ मेजर फोकस ऑफ द पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वाटर सोर्सेज को डिवेलप करना जो है वो पब्लिक की मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, मेजर फोकस होता है गवर्नमेंट का 1960s के टाइम पे, अलॉन्ग विद इंक्रीज इन ट्यूबवेल्स, ठीक है। फिर द इंक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी वाज अ की फैक्टर विच लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे जैसे देखा उन्होंने कि वाटर की अवेलेबिलिटी सही होने लगी है, तो वो हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ ले गया। इससे पहले हमने जब ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने सारा डिटेल में पढ़ा था, और ग्रीन रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स में भी या उसके जो आउटकम्स थे उसमें हमने देखा था कि ट्यूबवेल्स जो है वो इंस्टॉल हुए ज़्यादातर पंजाब के एरियाज में, जबकि सिंध और NWFP का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड रहा पे उस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिंध में सिलाइन वाटर की मौजूदगी थी, और दूसरा जो NWFP थी वहाँ पे हिली एरियाज और रॉकी एरिया था, जिसमें ड्रिलिंग करना जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। इन रिसेंट डिकेड्स द इरिगेशन सिस्टम एंड नेटवर्क इन पाकिस्तान हैज़ डिटोरिएटेड एंड वाटर क्राइसिस इमर्ज, ठीक है। अब रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि इरिगेशन जो है वो इरिगेशन नेटवर्क हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया और वाटर क्राइसिस इमर्ज हो गया, क्योंकि उसकी एक तो मेंटेनेंस नहीं प्रॉपर की जाती। जहाँ से कैनाल टूट रही है वो टूट गई है, जहाँ से पाइप लीक हो रहे हैं या वो सीवरेज के साथ मिल रहे हैं, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं है, बेसिकली उस पर ऊपर इन्वेस्टमेंट मजीद नहीं की गई, ठीक है। ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस कैनाल इरिगेशन सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड इट्स वाटर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। वो तो अब उसमें कचरा या गंद वगैरह जो फंस जाता है पाइप के अंदर, वो भी उसी तरह, तो उनकी कैपेसिटी कम हो गया, बिकॉज डिसलिटिंग ऑफ कैनाल्स डू नॉट टेक प्लेस रेगुलरली। फिर दूसरा क्या है, रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, एक उन्होंने जो है वो स्टडी कंडक्ट की, और उसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने ये कंक्लूड की कि 40% वाटर जो है वो लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू कैनाल सीपेज, ठीक है। उनके अंदर सीपेज है, और जो वाटर इससे ज़ाया होता है, स्पिलेज है, ब्रीचेज हैं, और उसके साथ साथ वाटर कोर्स लॉसेज हैं। फार्मर्स डू नॉट गेट एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर क्रॉप, ठीक है। फार्मर्स को एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिलता ही नहीं है, और अक्सर तो ऐसा होता है कि लाइंस बीच में से उन्होंने कटिंग करके डिफरेंट डायरेक्शंस में खुद ही उनको मूव किया हुआ होता है। दूसरे जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं वहाँ के, तो उनका बेसिकली उसके ऊपर कब्जा होता है।
for their crop which lead to waterlogging or salinity. अब 5 मेजर इश्यूज जो है लीड टू वाटर क्राइसिस, लैक ऑफ एडिक्वेट रिजर्वायर्स, कैपेसिटी इन इट्स इरिगेशन सिस्टम टू स्टोर वाटर। ठीक, दूसरा क्या है, 40% जो वाटर है कैनाल से आ रहा है, ठीक है, वो रूट जोन में चला जाता है, ठीक है, और उसका क्या बायस बनता है, ब्लॉगिंग हो जाती है, सैलिनिटी हो जाती है, ठीक है, विच इज विद लार्ज पोर्शन बीइंग वेस्टेड। तीसरा इशू क्या है इसमें कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इरिगेशन एग्जिस्ट बट डज नॉट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम तो लार्ज है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन क्या है कि उसका ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है बिल्कुल, विच नॉट रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, जो कि एक्सेस वाटर और सॉल्ट को रिमूव कर देता है, जिससे वाटर की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती। चौथा क्या है कि इनइक्वालिटी ऑफ पावर बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा पावर बेस्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। इट इज सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। जो ज्यादा बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, वहाँ पे लैंड ओनर्स हैं, ठीक है, वो डोमिनेट करते हैं और वो पानी को चोरी करते हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वो जो मेन पाइप्स हैं वाटर के सप्लाई के, उनको कट करके अपने फार्म्स की तरफ उनका जो है वो अटैचमेंट्स लगा देते हैं। There is insufficient maintenance of irrigation network. Maintenance नहीं है and this has compounded the water crisis. ठीक है, और इससे क्या है कि water crisis बहुत ज़्यादा emerge होता जा रहा है. Losses and not just in terms of water but also financial resources as well. These factors are responsible for water scarcity, its misuse and impacts on output. इसके बाद मसला आता है जी लैंड ओनरशिप का, पावर का और लैंड रिफॉर्म्स का। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हम भी लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, पिछले हमने दो डिटेल में देखे, 1959 का और 1972 का, लेकिन हमने उसके इतने अच्छे फ्रूट्स जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं किए, क्योंकि जो उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन की लैंड हैव से लैंड हैव नॉट के पास वो प्रॉपर नहीं हो सकी। लैंड रिफॉर्म्स का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि, या मकसद ही उनको लेके आने का ये होता है कि लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, जो एग्रीकल्चरल रिलेशन है, इज नॉट फ्यूडल इन पाकिस्तान। जो एग्रीकल्चर और सोशल स्ट्रक्चर है हमारा वो फ्यूडल बेस्ड नहीं है बेसिकली, बट स्टिल वी नीड लैंड रिफॉर्म्स। रूरल एलिट्स जो है हैज लार्ज इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। रूरल जो एलिट्स हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के ऊपर। द इशू ऑफ लैंड रिफॉर्म इज लिंक्ड विद इशू ऑफ पावर, ठीक है। बेसिकली लैंड रिफॉर्म का जो इशू है वो डायरेक्टली लिंक करता है इशू ऑफ पावर से, क्योंकि जिनके पास पावर है उन्हीं के पास लैंड है, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि ऐसे रिफॉर्म्स बने कि उनकी पावर में कमी आए, ठीक, एंड कंट्रोल ऑफ एलीट क्लास। Land reforms leads to efficient utilization of land, improved agriculture production, employment band poverty, ठीक है। क्या है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड को लीड करते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से की जाती है ताकि लैंड ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सके। लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, तो और नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी स्कैर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इसलिए जो लैंड कल्टीवेबल लैंड है उसको उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि एक तो उस पर वो कल्टीवेशन करें, आउटपुट जनरेट होगी, इससे हमारी जीडीपी अच्छा होगा, और दूसरा ये होगा कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा, इनकम जनरेशन होगी इससे। चाइना और सिविल अदर कंट्रीज जो हैं जैसे ईस्ट एशिया है सक्सेसफुली यूज लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल ग्रोथ, प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा उसमें काम किया। इन पाकिस्तान 2 फॉर्मल अटेम्प्ट्स वर मेड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, 1952 और 1972 की हुई, ठीक है, लेकिन दोनों वो फेल रही हमारी। बोथ रिफॉर्म्स फेल टू अचीव देयर स्टेटेड टारगेट्स। ओके जी, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा हमने जो फर्स्ट पार्ट कवर किया है, इससे रेलिवेंट अगर आपके पास कोई क्यूरीज हैं तो उनको जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भी आप वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।